नमस्कार दोस्तों, मैं रमाश्रय कुमार बीएचयू वर्ड के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रोमेट्रोलॉजी के डाउट के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन का आग्रह किया गया था, जिसमें आप लोगों ने दिया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गौरव कुशवाहा जी ने, जो कि यूपी के इटावा के हैं, उनका क्वेश्चन है पहला, एम्फेडिक प्लांट फसल कौन सी है। तो एम्फेडिक प्लांट फसल के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। एम्फेडिक प्लांट फसल 2n + 2n = 4n करके बनते हैं। इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस का कोई रोल नहीं होता है। इनका कोई रोल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण में व्हीट आता है। और इसमें कई ऐसे हैं जैसे कि टेट्राप्लॉइड, डाइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड। इन सब के बारे में हम आपको जीनोमिक्स में अच्छे से गहराई से बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली गेहूं की जाति कौन सी है। इसमें एक डाउट होता है, एक स्पीशीज होता है, एक वैरायटी होती है। इन्होंने जाति पूछी है, तो जाति ट्रिटिकम एस्टिवम है। और वैरायटी की बात करें तो वैरायटी है श्रीराम, मालवी 243 और कई सारे वैरायटी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बोई जाती हैं। इनका क्वेश्चन है, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत अपना योगदान कितना करता है। तो देखिए, इसमें प्रोडक्शन में चाइना पहले नंबर पर है, उसके बाद इंडिया है, जिसमें से चाइना में इसका फर्स्ट पोजीशन है और इसका सेकंड पोजीशन है। तो चाइना 35% कंट्रीब्यूट करता है और 33% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इनका फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित धान की पहली किस्म कौन सी है। तो भारत में विकसित धान की पहली किस्म IR8 है। भारत में विकसित धान की पहली किस्म IR8 है। इनका अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की बौनी किस्म का आगमन कब और कौन किया था। तो भारत में बौनी किस्म का आगमन 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में। और जो इनको लाए थे वो है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में गेहूं की बौनी किस्म को लाने वाले वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिनको विश्व के हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। फिर इनका अगला क्वेश्चन है, यदि धान के पौधे में मछली का जीन डाल दिया जाए तो उस धान को क्या कहेंगे। तो उस धान को ट्रांसजेनिक धान कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जो कि IRRI ईडी में महानिदेशक GD जनरल डायरेक्टर रह चुके हैं। तो वो वैज्ञानिक हैं GS खुश। उन वैज्ञानिक का नाम GS खुश है। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएचयू में समांतर पूछा जाता है, वो है कि सुपर राइस किसने बनाया या किसने डेवलप किया। सुपर राइस को GS खुश ने ही बनाया, जो कि ईडी में जनरल डायरेक्टर थे। फिर इनका अगला क्वेश्चन है, संकर धान को सबसे पहले कौन बनाया, या संकर धान के पिता कौन है, ये संकर धान के जनक कौन है, या फादर ऑफ हाइब्रिड राइस।
तो फर्दर ऑफ हाइब्रिडाइज युआंग लांग पिंग हैं। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस युआन लांग पिंग हैं, जिन्हों की ने 1960 के दशक में हाइब्रिड राइस बनाया। और ये चीन के हैं, ये चाइना के हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि हाइब्रिड राइस कब बना, तो ये हाइब्रिड राइस 1960 के दशक में सबसे पहले कब बना, सबसे पहले चाइना में बना। कंट्री में पूछा जाएगा तो सबसे पहले किसने बनाया, तो युआन लांग पिंग ने सबसे पहले हाइब्रिड धान को बनाया। हाइब्रिड धान का पिता कौन है, तो हाइब्रिड धान का पिता युआन लांग पिंग है। फिर इनका अगला क्वेश्चन धान से ही है कि धान में इमस्कुलेशन का उपयुक्त समय क्या है। तो धान में इमस्कुलेशन का उपयुक्त समय क्या है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इमस्कुलेशन क्या होता है। इमस्कुलेशन क्या होता है दोस्तों, इमस्कुलेशन के बारे में अगर जाने तो फूल से नर भाग को हटाना, फूल से नर भाग को हटाना इमस्कुलेशन कहलाता है। और इसको करने का उपयुक्त समय इवनिंग टाइम होता है, इसको करने का उपयुक्त समय इवनिंग टाइम होता है। इमस्कुलेशन करने का उपयुक्त समय इवनिंग टाइम होता है 4 to 6 PM। देखिए दोस्तों, इमस्कुलेशन क्या है, इमस्कुलेशन फूल से नर भाग को हटाना इमस्कुलेशन कहलाता है। इमस्कुलेशन करने का उपयुक्त टाइम क्या है, तो इमस्कुलेशन करने का उपयुक्त टाइम इवनिंग टाइम है, शाम का समय, जो कि 4 से 6 बजे 4 से 7 बजे के आसपास सबसे उपयुक्त टाइम होता है इमस्कुलेशन करने का। फिर इनका अगला क्वेश्चन है कांग्रेस घास भारत में कब आया। तो दोस्तों, कांग्रेस घास भारत में कब आया, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी होगा कि कैसे आया। तो भारत में ये कहाँ से आया, तो भारत में ये अमेरिका से आया। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कांग्रेस घास कहाँ से आया, अमेरिका से आया है। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, पिछले ही साल ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कांग्रेस घास भारत में किस महाद्वीप से आया है, तो अमेरिका महाद्वीप से आया था। ये 1950 में भारत में आया था। उस समय एक गेहूं की वैरायटी PL 480 भारत में लाया गया, उसी के साथ में कांग्रेस घास भारत में आ गई। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों से है, कमेंट में बताइएगा कि कांग्रेस घास आखिर है क्या, कांग्रेस घास क्या है। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोग इसको बताएंगे कि कांग्रेस घास क्या है। फिर अगला है संभवी कुमारी हैं, जो कि दरभंगा बिहार से हैं। उनके क्वेश्चन को देखते हैं, उन्होंने क्या डाउट में पूछा है। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा है लेफ्ट रेट के बारे में। उन्होंने सबसे पहले पूछा है लेफ्ट रेट के बारे में कि लेफ्ट रेट क्या है। देखिए, यह है वर्टिकल डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका मान होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कहने का मतलब है कि आप भूमि की सतह से ऊपर जाते जाएंगे तो आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। जो टेम्परेचर कम होता जाता है उसी को लेफ्ट रेट कहते हैं। लेफ्ट रेट का मान होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब अगर भूमि की सतह से आप लोग 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। यह भी बीएचओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला इनका क्वेश्चन है कंटूर्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज कंटूर्स। कंटूर देखिए दोस्तों,
समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को कंटूर कहते हैं। ये एक लाइन होते हैं, क्या होते हैं, ध्यान में रखना होगा कि कंटूर क्या होते हैं, लाइन होते हैं, जो कि सेम में कहिएगा इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। कंटूर क्या होते हैं, कंटूर एक तरह के लाइन होते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होते हैं, काल्पनिक लाइन होते हैं, इनका कहीं अस्तित्व नहीं होता है। ये क्या करते हैं, इक्वल एलिवेशन, कुछ लोगों को एलिवेशन ना समझ में आ रहा होगा तो इक्वल हाइट है, ये इक्वल एलिवेशन या हाइट वाले पॉइंट्स को या बिंदुओं को मिलाने वाले लाइन होते हैं कंटूर्स। कंटूर के बारे में समानता पूछा जाता है। इसी तरह कई वर्ड हैं, जैसे आइसोबार है, आइसोहाइट है, इस तरह और सारे हैं, जैसे आइसोटोप हैं। इनको आप लोग बताइएगा कि आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप क्या होते हैं। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये क्या होते हैं, आइसोबार क्या है, आइसोटोप क्या है। इस तरह के क्वेश्चन बीएचयू में समानता पूछे जाते हैं। फिर इनका अगला क्वेश्चन है स्यूडो सीरियल क्या है। स्यूडो सीरियल क्या है, स्यूडो सीरियल्स क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि सीरियल्स क्या होते हैं। स्यूडो सीरियल्स जानने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि सीरियल्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, सीरियल्स जो होते हैं ये ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं। किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं। ग्रास फैमिली मतलब ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करते हैं। सीरियल्स जितने भी सीरियल्स के अंतर्गत आएंगे, सीरियल्स मतलब राइस, आपका व्हीट, मेज एंड जितने भी ग्रास फैमिली या ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करेंगे, जिनको हम खाने में यूज करते हैं, वो सभी सीरियल्स के अंतर्गत आएंगे। फिर बात आती है स्यूडो सीरियल्स आखिरकार क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी इनमें भी जो कुछ कैरेक्टर होते हैं वो सीरियल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी जो फैमिली है वो थोड़ा अलग से है। उस फैमिली का नाम है सोरेल। ये जो फैमिली इनकी होती है स्यूडो सीरियल्स की, वो फैमिली सोरेल होती है। और जो इनकी कैरेक्टर होती है वो सीरियल्स जैसे होती है। और इसमें जो उदाहरण है वो बकव्हीट है, बकव्हीट। ये स्यूडो सीरियल्स, इनकी फैमिली सोरेल है और जिसमें उदाहरण है बकव्हीट। और जो सीरियल्स होते हैं वो ग्रास फैमिली को बिलोंग करेंगे और उनकी फैमिली ग्रेमनी होगी, जैसे राइस है, व्हीट है और मेज है। लेकिन जो स्यूडो सीरियल रहेंगे उनकी फैमिली सोरेल होगी और वो सीरियल्स के कैरेक्टर को अपने में रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया है साइक्लोन। उसमें आप लोगों को पेपर मिला रहा होगा, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन साइक्लोन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के भी क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं कि इनमें से साइक्लोन नहीं है। तो इसको पता करने के लिए आप लोगों को ये पता जानना होगा कि साइक्लोन आखिरकार हैं कौन कौन से, साइक्लोन्स के कौन कौन से नाम हैं। साइक्लोन्स में पहला है हेरिकेन्स, दूसरा है टॉर्नेडो और एक है टाइफून।
इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये हेरिकेन्स, टॉर्नेडो और टाइफून, ये साइक्लोन्स हैं। और जब पूछा जाएगा कि साइक्लोन्स कौन नहीं है, तो अगर ये हेरिकेन्स, टॉर्नेडो, टाइफून के अलावा कोई अन्य नाम रहता है तो वो साइक्लोन नहीं होगा। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पूछ देगा साइक्लोन कौन नहीं है। साइक्लोन कौन नहीं है में इन तीनों का नाम दे देगा, एक अलग से नाम दे देगा। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा साइक्लोन है, तो तीन अन्य नाम देंगे और एक इनमें से कोई एक नाम दे सकते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और इससे आप लोग कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा साइक्लोन है या साइक्लोन नहीं है। फिर अगला है हिमानी सिंह है, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने कुछ अपने डाउट को रखे हैं, अपने कुछ प्रश्नों को रखे हैं, जिनमें से इनका पहला है क्वेश्चन बाइनरी क्रॉप क्या है। इनका पहला क्वेश्चन है बाइनरी क्रॉप क्या है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ग्रोइंग सीजन। इसमें पहला हो गया बाइनरी क्रॉप, दूसरा हो जाएगा एनुअल क्रॉप और अगला हो जाएगा पेरेनियल क्रॉप। देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ये याद रहे कि बाइनरी क्रॉप क्या होता है, एनुअल क्रॉप क्या होता है, पेरेनियल क्रॉप क्या होता है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनका उदाहरण आप लोगों को याद रखे। सबसे मोस्ट है बाइनरी क्रॉप, इसलिए कि अधिकतर यही क्रॉप पूछे जाते हैं बीएचयू के एंट्रेंस में कि बाइनरी क्रॉप इनमें से कौन है कौन नहीं है। और एनुअल क्रॉप तो सभी को पता ही होता है लगभग, और पेरेनियल क्रॉप में भी पूछा जाता है। तो बाइनरी क्रॉप को अगर देखें परिभाषा के रूप में, तो इसमें जो होता है सीड टू सीड फॉर्मेशन के लिए 2 सीजन लेता है। सीड टू सीड फॉर्मेशन के लिए ये 2 सीजन लेगा। और जो एनुअल क्रॉप है वो सीड टू सीड फॉर्मेशन के लिए 1 सीजन लेगा। जो पेरेनियल क्रॉप है ये सीड टू सीड फॉर्मेशन के लिए मोर देन 2 सीजन लेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके उदाहरण हैं, तो देखते हैं उदाहरण कौन सा है। पेरेनियल का उदाहरण है पिजियन की, जिसको अरहर भी कहते हैं। जब एनुअल है, एनुअल में तो सभी को पता ही होगा, राइस है, व्हीट है, मेज है और बहुत सारे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है बाइनरी क्रॉप, उसको उदाहरण अच्छे से देख लेते हैं और ये लिमिटेड है, तो उनको याद भी रखना है कि कौन कौन से बाइनरी क्रॉप हैं। बाइनरी और पेरेनियल को आप याद रख लीजिएगा, और जो बच जाएंगे वो आपके सारे एनुअल हो जाएंगे। तो देखते हैं बाइनरी क्रॉप में कौन कौन से हैं। इसका पहला ओनियन है, मतलब प्याज, दूसरा है गार्लिक, तीसरा है कॉलीफ्लावर, अगला है कैबेज और बहुत सारे हैं जैसे कि रेडिश यानी मूली, कैरेट यानी गाजर, टर्निप यानी सलजम, ये बाइनरी क्रॉप में आते हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि कौन कौन से बाइनरी क्रॉप हैं। इसमें 2 सीजन होता है, पहले सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ होगा और अगले सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब फूल आएंगे, कलियां आएंगी, बीज बनेगा, ये सब सेकंड सीजन में होगा, जिसमें रिप्रोडक्टिव होगा। इसको आप लोग उदाहरण को अच्छे से याद कर लीजिए कि बाइनरी में
क्रॉप में कौन कौन से हैं? ओनियन है, गार्लिक है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है और बहुत सारे क्रॉप हैं जो कि मतलब कि बाइनोमियल क्रॉप में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर पूछा भी जाए कि बाइनोमियल क्रॉप कितने सीजन लेगा सीड टू सीड फॉर्मेशन के लिए, तो बाइनोमियल क्रॉप 2 सीजन लेगा सीड टू सीड फॉर्मेशन के लिए। फिर इनका अगला क्वेश्चन है टोपोग्राफी क्या है और ये एग्रीकल्चर को कैसे इफेक्ट करता है। देखिए दोस्तों, टोपोग्राफी सामान्यतः बीएचओ में नहीं पूछा जाता है टोपोग्राफी क्या है, कैसे होता है, लेकिन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बीएचओ में पूछे जाते हैं वो सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर से संबंधित है, तो सॉइल साइंस में अच्छे से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। और जो टोपोग्राफी होता है, टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि किसी एरिया में कौन कौन से वस्तुएं जैसे कि नदियां, माउंटेन्स, हिल्स, ये जो उपस्थित होते हैं उन सब की जानकारी हमको टोपोग्राफी से ही पता चलता है। और बहुत सारी चीजों को उस एरिया के आपको क्लाइमेट के बारे में भी पता चलेगा, और सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, सॉइल टेक्सचर के बारे में पता चलेगा और बहुत सारी चीजों के बारे में टोपोग्राफी से पता चलता है। लेकिन इन चीजों को उतना ध्यान नहीं देना है, जो इम्पोर्टेंट चीज है जो सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर है इसमें उनको ध्यान देना है, जो कि सॉइल साइंस में आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा। फिर अगला इनका क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रेसिपिटेशन मतलब कि ऊपर से जो भी गिरता है, ऑन द स्काई, जो प्रेसिपिटेशन होता है स्काई से किसी चीज का फॉलिंग होना, ये आप लोगों का प्रेसिपिटेशन होता है। इसमें सामान्यतः रेन को लिया जाता है, ये रेन का प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, मतलब रेन की जो वर्षा होती है ज्यादा होती है, इसमें भी बारिश होते हैं। तो इसमें रेन के बारे में आप लोगों को जानना होगा कि मतलब रेन का प्रेसिपिटेशन, ये पूछा जा सकता है कि प्रेसिपिटेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल से संबंधित है। उसमें क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रेसिपिटेशन किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया रहेगा रेनफॉल है, ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है, सी वाटर है, तो रेनफॉल प्रेसिपिटेशन से संबंधित है। फिर अगला इनका क्वेश्चन है टिलेज। टिलेज क्या है, टिलेज क्यों करते हैं, ये सारे क्वेश्चन बीएचओ में आते रहते हैं और ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा, जिसमें से मतलब कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन प्रति वर्ष आते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टिलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में आते हैं कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं जो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, इंटरकल्चरल हैं। इस क्वेश्चन के बारे में कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन सब का हम एक बार में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि मतलब कि प्राइमरी टिलेज कौन से हैं, सेकेंडरी टिलेज कौन से हैं और इंटरकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें देखिए पहले टिलेज आता है कि टिलेज है क्या और टिलेज क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, टिलेज है कि किसी भी क्रॉप को बोने के लिए, सोइंग करने के लिए हमको एक अच्छी सीड बेड की आवश्यकता होती है और उसी सीड बेड को बनाने के लिए जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं वही टिलेज होता है। तो इसको अगर परिभाषा के रूप में देखेंगे तो यह है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीड बेड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप, ये टिलेज होता है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं और ये देख लेते हैं उससे पहले कि टिलेज हम लोग क्यों करते हैं। तो पहला है सीड बेड प्रिपरेशन के लिए,
सीट बेल्ट प्रिपरेशन के लिए हम लोग टेलीज करते हैं। अगला है रिमूविंग ऑफ वेट्स। वेट्स को हटाने के लिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि वेट्स क्या होते हैं। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वेट्स क्या होते हैं, वेट्स की परिभाषा, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो जो टिलेज का है, जो दूसरा उद्देश्य है टिलेज का, रिमूविंग ऑफ वेट्स है, मतलब वेट्स को हटाने के लिए। फिर अगला है क्वेश्चन, जो अगला टिलेज का उद्देश्य है, ये क्रॉप रेजिड्यू को हटाने के लिए किया जाता है। क्रॉप रेजिड्यू मतलब कि जो हम फसल काटने के बाद जो शेष बचा रहता है वही क्रॉप रेजिड्यू है, इसको हटाने के लिए टेस्ट किया जाता है। फिर आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर, जहां से अधिकतर बीएचओ में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें से टिलेज में इम्प्लीमेंट्स है, जैसे कि प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। देखिए दोस्तों, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, पहले इसको हटा देते हैं कि प्राइमरी पहले देख लेते हैं प्राइमरी टिलेज क्या है। तो कोई भी सॉइल रहेगा उसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे। तो ओपनिंग ऑफ सॉइल जो होता है वो प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आता है। ओपनिंग ऑफ सॉइल फर्स्ट टाइम, यही प्राइमरी टिलेज होता है। इसमें हम कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं कि ओपनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को ओपन करने के लिए हम कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे, वही आपका होगा प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हम यूज करते हैं प्राइमरी टिलेज के लिए। तो इसमें है प्लाउ। तो एक ट्रिक है ये आप लोगों को लिए कि जितने भी वर्ड के पीछे प्लाउ लग जाएगा वो हो जाएंगे सब प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। जैसे इंडिजिनस प्लाउ, यानी देसी हल, डिस्क प्लाउ, एमबी प्लाउ, ये सारे, इन सारे वर्डों के पीछे प्लाउ लगा है, मतलब याद रखना है कि जिसके भी पीछे प्लाउ लग जाएगा वो सारे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स होंगे। और एक आध दो हैं, उनको भी याद कर लीजिएगा। चीजर प्लाउ, और एक और है सब सॉइलर। ये सारे आपके प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स होंगे। इनको खास याद रखिएगा आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन आता है कि इंडिजिनस प्लाउ, देसी हल प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स है कि सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स है। डिस्क प्लाउ किस प्रकार का इम्प्लीमेंट्स है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इंटरकल्चरल के लिए है। एमबी प्लाउ है, सब सॉइलर है, सीजर प्लाउ है, इन सब के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर अगला हम लोग देखते हैं सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं जो सेकेंडरी टिलेज के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कि इसमें आप लोगों को, इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। और सेकेंडरी टिलेज मतलब क्या होता है कि देखिए, अगला है सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, और कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि सेकेंडरी टिलेज के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला ये देख लेते हैं कि सेकेंडरी टिलेज है क्या। सेकेंडरी टिलेज मतलब कि प्राइमरी टिलेज करेंगे तो हमको प्लॉट्स मिलेंगे, बड़े बड़े प्लॉट्स मिलेंगे, जैसे ये
अब इनको ब्रेक करने के लिए जो इम्प्लीमेंट्स हम यूज करेंगे वो होगा सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। तो सेकेंडरी टिलेज मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ प्लॉट्स। जो प्लॉट्स को ब्रेक करने के लिए जो इम्प्लीमेंट्स यूज होंगे वो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स होंगे। इसमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि प्लॉट्स को ब्रेक करने के लिए या मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए यूज होता है, इसमें याद रखिएगा। उदाहरण में जितने भी हेरो हैं वो सारे सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। अब हेरो में इनका नाम भी देख लीजिएगा आप लोग, जैसे टिस का हेरो, स्प्रिंग हेरो, ब्लेड हेरो, और इसमें एक इम्पोर्टेंट है जो उसको आप लोग याद रखिएगा, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स है, लेकिन इन जनरल गांवों में इसको प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। तो आप लोग इसका खास ध्यान रखिएगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन है बीएचओ में, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कल्टीवेटर किस प्रकार के इम्प्लीमेंट्स हैं, प्राइमरी इम्प्लीमेंट्स है या सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स है। तो कल्टीवेटर सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स है। और इसमें प्लैंकर भी आते हैं, और उदाहरण में प्लैंकर आता है और लेवलर भी इसमें आते हैं। तो इतने इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। फिर एक अगला है कि इंटरकल्चर के लिए कौन कौन से किए जाते हैं। तो इंटरकल्चर के लिए मतलब कि प्लांट को बोने के बाद या प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के बाद जो इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाएंगे वो इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए होंगे। जैसे कि आलू में अर्थिंग अप करने के लिए, और फसलों में आपको बीड्स निकालने के लिए, जैसे धान में आपको पैडी हुक का प्रयोग किया जाता है। ये सारे इंटरकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्रेक लीजिए कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि इंटरकल्चरल ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें आप लोगों को पता होगा खुरपी है जो कि ज़्यादातर यूज होता है बीड्स को निकालने के लिए। हैंड होता है जो कि लगभग बीड्स को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। पैडी वीडर है। ये सारे इम्प्लीमेंट्स हैं, ये इंटरकल्चरल ऑपरेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी अगर कोई भी हो आता है तो इंटरकल्चरल ऑपरेशन के लिए होगा। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी टिलेज के लिए जितने भी प्लाउ होंगे वो प्राइमरी टिलेज के लिए आएंगे, और जितने भी हैरो हैं वो सेकेंडरी टिलेज के लिए आएंगे, और जितने भी होंगे जैसे हैंड होगा, पैडी होगा, पैडी वीडर है, ये को वाले जितने भी हैं वो इंटरकल्चरल ऑपरेशन के लिए आएंगे। फिर इनका अगला क्वेश्चन है अल्बीडो क्या है। तो अल्बीडो समानता सूर्य से आने वाली विकिरण होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, वो
पृथ्वी पर उपस्थित फसल की सतह या किसी भी सतह से टकराकर वापस लौट जाती हैं, तो उनका जो रेशियो होता है, मतलब कि आउट कमिंग रेशियो एंड आउटगोइंग रेशियो जो होता है रेडिएशन, सोलर रेडिएशन का वही अनुपात होता है, उसी को लोग एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो को सूत्र के रूप में भी आप लोग देख सकते हैं। एल्बिडो होगा आपका आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, नीचे कमिंग सोलर रेडिएशन, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को अल्बिडो लोग बोलते हैं। इनका मान सबसे ज़्यादा स्नो के लिए होता है। स्नो के लिए इसका मान सामान्यतः 75 से 95% तक वेरी करता है, और क्रॉप के लिए इनका मान, मतलब क्रॉप की सतह से कितना लौट जाता है, वो 23 से 30% तक होता है। इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये आने के इनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं। कि स्नोफॉल के लिए, स्नो के लिए एल्बिडो का मान कितना होता है, तो स्नो के लिए एल्बिडो का मान 75 से 95% तक होता है, और क्रॉप सतह के लिए एल्बिडो का मान 23 से 30% तक होता है। फिर इनका अगला क्वेश्चन था टाइप ऑफ प्लेट्स, मतलब कि टाइप ऑफ प्लेट्स, तो उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों को कि टिलेज में कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, और प्राइमरी टिलेज कौन है, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स कौन है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन के लिए कौन कौन से टिलेज इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अमित आनंद की तरफ से, जो कि गया बिहार के हैं। उन्होंने अपना क्वेश्चन रखा है कि सर टिल्ट एंगल और डिस्क एंगल क्या है। तो उन्होंने पूछा था केवल टिल्ट एंगल क्या होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल होता है, ये डिस्क प्लाव में होता है। आप लोग याद रखिएगा ये किस में होता है, ये डिस्क प्लाव में होता है। जो डिस्क एंगल होता है वो इसके वर्टिकल एज से जो हॉरिजॉन्टल, मतलब पृथ्वी की सतह से जो एंगल बनता है उसको हम डिस्क एंगल बोलेंगे, और जो वर्टिकल वर्टिकल होता है, और वर्टिकल से जो इसके एज के साथ जो बनेगा उसको हम टिल्ट एंगल कहेंगे। लेकिन ये माने नहीं रखता है कि डिस्क एंगल क्या है, टिल्ट एंगल क्या है। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन के बेस में देखा जाए तो एक गुड डिस्क प्लाव के लिए डिस्क एंगल का मान कितना होता है और टिल्ट एंगल का मान कितना होता है, ये दोनों क्वेश्चन बीचों में आ चुके हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि एक अच्छे डिस्क प्लाव के लिए डिस्क एंगल का मान होगा 42 डिग्री से 45 डिग्री से 42 डिग्री से 45 डिग्री तक। तो जो टिल्ट एंगल का मान होगा वो 15 से 25 है। 15 से 25 डिग्री तक एक अच्छे डिस्क प्लाव का टिल्ट एंगल 15 से 25 डिग्री तक होगा, और एक अच्छे डिस्क प्लाव का डिस्क एंगल जो होगा वो 42 से 45 डिग्री तक होगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रिया रंजन की तरफ से, जो कि पूछी थी प्लानिंग कमीशन और NARP के अनुसार एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग अलग क्यों हैं। तो देखिए, जो प्लानिंग कमीशन था उस समय भारत में डेवलपमेंट कम हुआ था और रिसर्च के लिए सुविधाएं कम थी। तो जो एरिया बनाए गए थे एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, वो लार्ज स्केल में थे, वो बड़े बड़े थे।
इसलिए उनकी जो नंबर्स थी वो कम थी, तो उनकी नंबर थी वो 15 थे। एक प्लानिंग कमीशन के अनुसार था। प्लानिंग कमीशन के अनुसार एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या 15 था, और जो फिर बाद में यानी ARP आया, जो कि ICR के द्वारा लाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा कि यानी ARP किसके द्वारा लाया गया था, ICR के द्वारा लाया गया था। और ये आया कब, 1979 में आया था, और इसमें वर्ल्ड बैंक का सहयोग था। तो पहले ये जानेंगे कि NARP क्या है। तो NARP मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, इसको कौन लाया, ICR लाया। कब लाया, 1979 में लाया, 1979 में लाया। किसके सहयोग से लाया, तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लाया। इसका उद्देश्य क्या था, इसके उद्देश्य था कि एक छोटे छोटे एरियाओं में जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अनुसार हमको रिसर्च करना। इसलिए ये लोग जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड किए। इसी कारण इनकी संख्या बढ़ गई और एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या 127 हो गई। मेन यही रीजन है। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि NARP क्या है, इसको कब लाया था, कब लाया था और किसके सहयोग से लाया था। और NARP के अनुसार एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या कितना है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या 127 है। NARP कब आया, 1979 में आया। कौन लाया, ICR लाया। किसके सहयोग से लाया, तो वर्ल्ड बैंक का सहयोग से लाया। और किस लिए लाया, तो छोटे छोटे क्षेत्रों में नीड बेस रिसर्च करने के लिए, नीड बेस एग्रीकल्चर रिसर्च करने के लिए NARP को लाया गया। फिर अगला क्वेश्चन ऋतुराज पटेल की तरफ से है, जो कि अनूपपुर के हैं। उनका कहना है कि सर ग्राउंडनट पल्स क्रॉप है, ये ऑल सीड क्रॉप है। तो ग्राउंडनट पल्स क्रॉप नहीं है, वो ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन उसकी फैमिली फेबेसी है। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ग्राउंडनट की फैमिली फेबेसी है। ग्राउंडनट की फैमिली फेबेसी है, लेकिन ये ऑयल सीड क्रॉप है। ग्राउंडनट की फैमिली फेबेसी है और ये ऑयल सीड क्रॉप है। उनका एक और क्वेश्चन है, हलिंग परसेंट ऑफ राइस। राइस में हलिंग परसेंट कितना होता है, हलिंग परसेंट ऑफ राइस। तो हलिंग परसेंट होता है भूसा और दाना का अनुपात। तो हलिंग परसेंट इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या है, ये क्या है, रेशियो है। क्या है, रेशियो है। किसके किसके बीच रेशियो है, हस्क प्लस ग्रेन, इन दोनों के बीच ये रेशियो है। तो हलिंग परसेंट ऑफ राइस 66% होता है। कहने का मतलब राइस में 66% ग्रेन होता है और लगभग 34% में हस्क होता है, भूसा होता है। और इसको आप लोग 2/3 के रूप में अगर रेशियो में आएगा तो 2:3, ये 2/3% में आ गया 66%। और अगर हस्क के लिए आएगा 34%। और ये हस्क के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, राइस का हस्क में क्या क्या होता है। तो राइस का जो हस्क होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक लेमा होता है और एक पेलिया होता है। जो लेमा होगा वो बड़ा होगा साइज में, जो पेलिया होगा वो छोटा होगा साइज में। जो लेमा होगा इसमें एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, आन निकलता है। तो अगर इस तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आन किस में पाया जाता है,
तो आम दोस्तों लेमा में पाया जाता है। लेमा का थोड़ा सा बड़ा हुआ भाग आन कहलाता है, और इसमें कौन छोटा होता है तो पेलिया छोटा होता है, कौन बड़ा होता है तो लेमा बड़ा होता है। फिर अगला क्वेश्चन अनन्या है जो कि बिहार से हैं, इनके तरफ से आया है कि सर डबल जेन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ फीट कौन सी है, कि ऐसी वैरायटी जो ड्वार्फ हो और डबल जेन वाली हो। तो ऐसी वैरायटी है कल्याण सोना है, सोनार 64 है और छोटी डरमा है। ये 3 वैरायटी हैं जो कि ड्वार्फ हैं और डबल जीन वाले हैं। तो इनका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऐसी वैरायटी जो डबल जीन वाले हो और साथ में ड्वार्फ हो, उसको हमको देखना है। तो देखिए इनका क्वेश्चन था डबल जीन वाली और साथ में ड्वार्फ हो, साथ में कैसी हो ड्वार्फ हो, और किसकी वैरायटी है, ये व्हीट की वैरायटी है। डबल जीन वाली और ड्वार्फ है। व्हीट की कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है, जिसमें है कल्याण सोना, सोनार 64, एक छोटी डरमा है। ये वैरायटी डबल जीन वाली और ड्वार्फ वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, गेहूं की। कल्याण सोना किसकी वैरायटी है, तो व्हीट की वैरायटी है। सोनार 64 किसकी वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी है। छोटी डरमा किसकी वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी है। कैसी वैरायटी है, तो डबल जीन वाली और ड्वार्फ वैरायटी है। फिर इनका अगला क्वेश्चन था कि बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है, तो क्रॉप के फैमिली के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली ऑफ द क्रॉप क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप इज नोन एज बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। मतलब कि वनस्पति के आधार पर फसलों का वर्गीकरण क्या होता है, तो फैमिली के आधार पर फसलों को वर्गीकृत करना या क्लासिफाइड करना बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मोहित निषाद की तरफ से जो कि दिल्ली के हैं। उन्होंने पूछा है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन और एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन देखते हैं पहले क्या होता है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन ये क्या होते हैं, एरिया होते हैं, ये जियोग्राफिकल एरिया होते हैं। और ये जो एरिया होते हैं इनका जो कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन होगा सिमिलर होगा विथ सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन होंगे वो जियोग्राफिकल एरिया होंगे जिनमें सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। फिर इसी में एक साथ में उन्होंने पूछा है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन ये भी एक जियोग्राफिकल एरिया होगा ये भी एक जियोग्राफिकल एरिया होगा। इसमें जो क्लाइमेट होगा वो मेजर क्लाइमेट होगा, जिसमें कि हम एक वाइड रेंज ऑफ क्रॉप को उगा सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ क्रॉप को उगा सकते हैं।
तो देखिए जो एग्रोइकोलॉजिकल जोन है उसमें क्रॉप का कहीं पर वर्णन नहीं आया है, क्रॉप के बारे में कहीं पर बात नहीं की गई है। लेकिन जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन होगा उसमें क्रॉप के आधार पर जियोग्राफिकल एरिया को डिवाइड किया गया है। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। फिर इनका अगला क्वेश्चन है पडलिंग क्या होता है। पडलिंग से बीएचओ में भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि पडलिंग क्या होता है, पडलिंग क्यों करते हैं और पडलिंग किस फसल में किया जाता है। मेन क्वेश्चन ये बनता है कि पडलिंग किस फसल में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो पडलिंग है वो सबसे ज्यादा किस में किया जाता है, राइस में किया जाता है। मेनली जो पडलिंग है, पडलिंग की क्रिया जो है वो है राइस में किया जाता है। इसमें देखते हैं पडलिंग के बारे में। पडलिंग से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बीएचओ में उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पडलिंग सब किस में की जाती है, तो ये राइस में किया जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पडलिंग किस में किया जाता है, तो पडलिंग राइस में किया जाता है। पडलिंग के लिए कितना पानी होना चाहिए, तो पडलिंग के लिए 5 cm पानी होना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि पडलिंग करने के लिए कितना पानी होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। पडलिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, उसका नाम है पडलर। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि पडलिंग के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का या जिस इम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है वो क्या है, पडलर है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें जो आता है कि पडलिंग हम क्यों करते हैं, तो जो पडलिंग क्यों करते हैं वो है परकोलेशन। मीट्स इन दोनों को रिड्यूस करने के लिए करेंगे। और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए करेंगे। तो पडलिंग से इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि राइस पडलिंग किस में किया जाता है, तो राइस में किया जाता है। कितना पानी होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। कौन से इम्प्लीमेंट्स का यूज किया जाता है, तो पडलर का यूज किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो परकोलेशन को कम करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है इनका सोइंग ऑफ राइस। राइस को किस तरह से बोया जा सकता है। देखिए दोस्तों राइस को बोने के लिए 2 विधियां हैं, एक डायरेक्ट विधि है और एक इनडायरेक्ट विधि है। जो डायरेक्ट विधि है तो डायरेक्ट सीड को सोइंग कर देंगे, और जो इनडायरेक्ट विधि है उसमें सबसे पहले नर्सरी को लगाएंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसप्लांट करेंगे। तो देखिए सोइंग ऑफ राइस, इसकी 2 विधि है, एक डायरेक्ट विधि है। डायरेक्ट सोइंग कर देंगे जिसमें से ब्रॉडकास्टिंग है, जिसमें से हम ब्रॉडकास्टिंग करके उसका सोइंग करते हैं। दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नर्सरी लगाएंगे, नर्सरी के बाद उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि राइस में कौन कौन से तरीके हैं जिसके तरीके से हम नर्सरी लगाते हैं। इसमें जो बीएचओ में क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है डेपोग। पहला जो विधि है, जो दूसरा विधि है वो श्री विधि है। पहला विधि डेपोग विधि है, दूसरा श्री विधि है। तो सिंपली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेपोग विधि किस फसल से संबंधित है। तो जो डेपोग विधि है वो धान से संबंधित है। ये 2017 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन है।
श्रेय विधि भी आया हुआ क्वेश्चन है, बीएचओ के एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि श्रेय विधि किस फसल से संबंधित है। तो ये श्रेय विधि आपका राय से संबंधित है। व्यापक विधि में आप सीड्स सोइंग करेंगे बेड में नर्सरी तैयार करने के लिए, उसके 12 दिन बाद उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। 12 दिन बाद उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है व्यापक विधि सबसे पहले कहाँ अपनाया गया। तो सबसे पहले फिलीपींस में अपनाया गया। व्यापक विधि सबसे पहले फिलीपींस में अपनाया गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है प्रिया रंजन की तरफ से, जो कि उनका क्वेश्चन है कि सर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टोपोग्राफी और अल्टीट्यूड का एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर हैं या टोपोग्राफिक फैक्टर हैं या वेजिटेशन वाले फैक्टर हैं, ये सॉइल का पैरेंटल मटेरियल है, सब कहीं न कहीं से एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि लैटिट्यूड एग्रीकल्चर को कैसे इफेक्ट करता है। और जानेंगे कि लैटिट्यूड होता क्या है। देखिए दोस्तों, लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है ये ग्लोब पर, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचे जाते हैं। और इनका जो मेन उद्देश्य होता है, ये लोकेशन को डिनोट करती हैं। और जो मेन क्वेश्चन जो बीएचओ में पूछे जाते हैं लैटिट्यूड से संबंधित, इनको हम यहाँ पर रखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है लैटिट्यूड की नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं। तो 180 हैं। जो टोटल लैटिट्यूडों की संख्या वो 180 है। और एक आता है दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी कितना होता है। दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे। ऐसा ही 1/2 नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे। 23/2 नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसको हिंदी में विषुवत रेखा बोलेंगे। जो 23/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा उसको हम लोग कर्क रेखा बोलेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक जो 23 डिग्री 1/2 से साउथ लैटिट्यूड होगा, उसको हम लोग मकर रेखा बोलेंगे। कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा है, जो कि समय को डिनोट करती हैं। इनकी संख्या 360 है।
0 डिग्री लेटीट्यूड को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है और इससे संबंधित समानता अभी तक विश्व में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आने की संभावनाएं बनती हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होते हैं जो कि ग्लोब पर होते हैं। नॉर्थ टू साउथ होंगे। इनकी टोटल संख्या 360 है। 0 डिग्री वाले को ग्रीनविच रेखा बोलेंगे। और ये टाइम को बताते हैं, समय के बारे में, तो समय के बारे में पता चलता है। और दो इसको हिंदी में देशांतर रेखाएं बोलते हैं। थोड़ा देखिएगा, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट की, दो देशांतर रेखाओं के में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। और इसको जो 4 मिनट समय लगता है, इसको गोरे बोलते हैं। ये इनका दो क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि टोपोग्राफी से हमको उस एरिया के या विशेष लैंड के सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, उसमें उपस्थित हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स इत्यादि चीज़ों का पता चलता है। और टोपोग्राफी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। अल्टीट्यूड, क्वेश्चन का अल्टीट्यूड क्या होता है? तो अल्टीट्यूड हाइट होता है, यह भी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। एल्टीट्यूड जो होता है ये हाइट होता है, ये एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा देखते हैं दोस्तों। एल्टीट्यूड जो होता है वो हाइट होता है, और हाइट कैसे एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है? तो वो हिली एरिया में जैसे कि हम केवल टी को उगा सकते हैं, मैदानी एरिया या अदर रीजन में टी को नहीं उगाया जा सकता है। इसी से हमको एल्टीट्यूड से ही ये पता चलेगा कि कौन सा एरिया है। जैसे अगर कोई प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में समांतर राइस व्हीट को उगाया जाता है। जैसे कि गंगा के मैदान में समानता ये उगाए जाते हैं आप लोगों के। और प्रियरंजन के ये क्वेश्चन लिखने था कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, टोपोग्राफी क्या है और अल्टीट्यूड क्या है। तो जो लैटिट्यूड होता है वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो पूर्व से पश्चिम होती हैं और उनकी संख्या 180 है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। और जो लॉन्गिट्यूड है वो देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और ये समय को बताती हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। फिर उसके बाद इन्होंने टोपोग्राफी के बारे में पूछा, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। और अगला क्वेश्चन का था कि अल्टीट्यूड क्या है। तो अल्टीट्यूड के बारे से हमें हाइट के बारे में पता चलता है। जैसे कि हिली एरिया में हम फेवल्टी को उगा सकते हैं। मैदानी एरिया में राइस व्हीट हैं और अदर सारे क्रॉप हैं जिनको उगा सकते हैं। और राइस व्हीट को हम हिली एरिया में नहीं उगाया जा सकता है। और टी का सबसे ज़्यादा खेती असम में होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। धन्यवाद।